हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं आधुनिक भारतीय इतिहास में ब्रिटिश कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उसके प्रभावों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावों का वर्णन करें। ब्रिटिश कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था आधुनिक भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद 3 चरणों में विकसित हुआ तथा प्रत्येक चरण में इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को भिन्न भिन्न तरीके से प्रभावित किया। तो चलिए हम इन तीनों चरणों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहला चरण है 1757 के पूर्व की है। 1757 ईस्वी के पूर्व ब्रिटिश कंपनी का मुख्य उद्देश्य अपने व्यापार से अधिकाधिक लाभ कमाना था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्हें सर्वप्रथम पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया। इस एकाधिकार को स्थापित करने के लिए उन्हें अनेक यूरोपीय देशों को बलपूर्वक पूर्वी व्यापार से हटाना था। इसके साथ साथ भारतीय आंतरिक व्यापार पर एकाधिकार जमाने के लिए भारतीय व्यापारियों का भी उन्मूलन आवश्यक था। कहने का तात्पर्य है कि 1757 के पूर्व जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना था और इसके लिए वो ज़रूरी था कि वह पूर्वी देशों के व्यापारों को समाप्त कर उस पर उसका एकाधिकार हो और इस एकाधिकार के माध्यम से वह भारत की संपूर्ण व्यापारिक गतिविधियों को अपने हाथों में ले सके। इसके लिए उसे अनेक यूरोपीय देशों को बलपूर्वक हटाना पड़ा और साथ ही साथ भारतीय व्यापारियों का भी उन्मूलन करना पड़ा। चलिए आगे चलते हैं। इन कार्यों के लिए कंपनी को अपार धनराशि की आवश्यकता पड़ी जिसे ब्रिटिश सरकार नहीं दे सकती थी। ऐसी स्थिति में भारतीय राजस्व पर अधिकार सुरक्षित करना ही एकमात्र उपाय बचा था। लेकिन जब तक मुगल साम्राज्य मजबूत था तब तक वे इस उद्देश्य में असफल रहे। 1757 में उन्हें अवसर मिला जब भारत का सबसे उपजाऊ और धनाढ्य प्रदेश बंगाल में उन्होंने राजनीतिक सत्ता स्थापित की। अर्थात कंपनी को इस कार्य के लिए, मतलब उसको अपने व्यापार पे एकाधिकार को जमाने के लिए अधिक से अधिक धनराशि की आवश्यकता थी, क्योंकि उसे वो धनराशि ब्रिटिश सरकार तो दे नहीं सकती थी। उसके लिए ज़रूरी था कि भारतीय राजस्व पर एकाधिकार सुरक्षित करे। लेकिन जब भारत में मुगलों का अस्तित्व था तो मुगल काफ़ी शक्तिशाली थे, इस कारण से वो भारत में अपना आधिपत्य नहीं जमा सके। लेकिन 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ और बंगाल का जो क्षेत्र था उस पर कंपनी का एकाधिकार प्राप्त हुआ, तो बंगाल उस समय काफ़ी विशाल विस्तृत प्रदेश था। वहाँ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये सम्मिलित प्रदेश हुआ करते थे। तो इतने बड़े क्षेत्र और उपजाऊ क्षेत्र के प्राप्त होने के बाद उसकी ये आकांक्षाएं शुरू हो गई और उसको वो कार्यान्वित करने लगे। बंगाल में आधिपत्य होने के साथ ही उन्हें मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक वित्तीय स्रोत मिल गया। अब बंगाल का राजस्व उनके हाथों में आ गया तथा बंगाल की अर्थव्यवस्था ब्रिटिश हितों के अनुकूल बन गई। इसके बाद धन के बहाव की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसके अंतर्गत बंगाल के राजस्व को विभिन्न मदों में सीधे ब्रिटेन हस्तांतरित कर दिया जाता था। ब्रिटिशों द्वारा इस राजस्व का प्रयोग बंगाल पर अपने अधिकार को कायम रखने तथा अन्य भारतीय प्रांतों पर इसके विस्तार के लिए किया जाता था। इस प्रकार धन का एक बड़ा हिस्सा सेना के संगठन पर खर्च होता था। तो हमने देखा कि जब प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल पर कंपनी का शासन स्थापित हुआ तो उसने बंगाल से धन का निष्कासन प्रारंभ किया और यह जो धन था ये भारत पर उसके साम्राज्य विस्तार में, उसके आधिपत्य को कायम रखने में, इन सब चीज़ों में उसका इस्तेमाल होने लगा। और इस धन के बहाव तथा ब्रिटिश प्रशासकीय ढांचे पर आवश्यकता से अधिक व्यय के फलस्वरूप लोग गरीबी के शिकार हो गए। आंतरिक व्यापार से
अधिक से अधिक धन कमाने के लिए अंग्रेज़ों ने कच्चे सूत की बिक्री तथा निर्मित माल की खरीद पर एकाधिकार जमा लिया। उनका एकाधिकार भारतीय हस्तशिल्पकारों के लिए अलाभकारी सिद्ध हुआ तथा वे अपने पेशे को छोड़कर कृषि कार्य में संलग्न होने लगे। परिणाम स्वरूप कृषि पर भार बढ़ता गया तथा किसानों की आय पहले से काफ़ी कम हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बंगाल पर कंपनी का अधिकार हो गया और जब भारत से धन के निष्कासन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल भारत के व्यापारिक गतिविधियों पर एकाधिकार जमाने का लिए किया। उन्होंने भारत से कच्चे माल की बिक्री प्रारंभ कर दी जो वो आयात करते थे और तैयार मालों को यहाँ बेचने का एक ज़रिया बना लिया था। आगे देखते हैं। लेकिन इस प्रथम चरण में ब्रिटिशों ने भारतीय प्रशासनिक ढांचे में कोई भी मौलिक सुधार नहीं किया, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य अथवा ध्येय बंगाल पर अधिकार करना था और जब तक उनके हितों की पूर्ति होती रही उन लोगों ने अन्य किसी और ध्यान नहीं दिया। तो ये क्लियर है आप लोगों को। आगे चलेंगे। अब द्वितीय चरण की बात करते हैं। द्वितीय चरण 1813 में आरंभ हुआ, जब भारत के साथ व्यापार को सभी ब्रिटेन वासियों के लिए खुला छोड़ दिया गया। इस काल में बदली हुई ब्रिटिश अर्थव्यवस्था एवं प्रशासनिक ढांचे में अनेक परिवर्तन किए गए। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति सफल रही, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में पूंजीवादी वर्ग काफ़ी प्रभावशाली हो गया था। उन्हें निर्मित मालों की बिक्री से बहुत लाभ मिलता था, इसलिए उन्हें अधिक से अधिक बाज़ारों की ज़रूरत थी। साथ ही साथ उनके उद्योगों को निरंतर उत्पादन हेतु कच्चे माल की तथा उनके मजदूरों को खाद्य सामग्री की आवश्यकता थी। हमने देखा कि 1813 में द्वितीय चरण प्रारंभ होता है और इस द्वितीय चरण में क्या होता है कि ब्रिटेन के सभी व्यापारियों के लिए भारत में व्यापार के लिए उनको खुला छोड़ दिया जाता है। और इस दौर में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति सक्सेसफुल हो चुकी थी और वहाँ पर बहुत सारी पूंजी का सृजन हुआ था। तो इस पूंजी के माध्यम से और उन्हें तैयार मालों की बिक्री के लिए बाज़ारों की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्होंने भारतीय पूंजी का और भी ज़्यादा दुरूह शोषण करना शुरू किया। इन आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के साथ भारत के आर्थिक संबंध बदलने लगे। अब ब्रिटिशों का मुख्य लक्ष्य भारत के उद्योग धंधे को पंगु करना तथा इसके कच्चे माल तथा खाद्य सामग्री प्राप्त करने के स्रोत के रूप में बदल देना हो गया। 1813 में भारतीय बाज़ारों को ब्रिटिश उत्पादकों के लिए खुला छोड़ दिया गया। भारतीय बाज़ारों में उनके प्रवेश पर खुली छूट थी। संचार माध्यमों को विकसित किया गया। इससे भारतीय बाज़ार के कोने कोने पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के लिए, जो पहले से ही ब्रिटिश नीतियों का शिकार थी, 1813 के पश्चात आंतरिक बाज़ार भी पूरी तरह से नष्ट हो गया। इस दौर में 1813 के बाद क्या होता है कि ब्रिटेनों के साथ भारत के संबंध बदलते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति संपन्न हो जाने के बाद ब्रिटेन के लोगों को, उनके व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की पूरी छूट दे दी जाती है। वहाँ जो औद्योगिक उत्पादन होता था वो उसको भारत में लाकर अपना माल बेचते थे और भारत से कच्चे मालों का निर्यात करते थे। इस प्रकार ब्रिटेन और भारत के आर्थिक संबंधों में इस दौर में काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा जा सकता है। आगे चलते हैं। इस प्रकार यह उन पर एक निर्णायक चोट थी। इन धंधों में लगे हुए लोग के लिए कृषि पर आश्रित होने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं बचा। बेहतर संचार माध्यमों के कारण ब्रिटिश माल ग्रामीण बाज़ारों तक भी पहुंच गया और इससे ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योगों को भी झटका लगा। ग्रामीणों का सदियों पुराना व्यवसाय नष्ट हो गया, जो उनकी आय का मुख्य आधार थी। इससे भारतीय किसानों की निर्धनता बढ़ी। अब भारत से
निर्मित माल के आयात के बदले भारत से कच्चे माल एवं खाद्य पदार्थों की आपूर्ति हो गई। इस दौरान ब्रिटिश भारतीय प्रशासनिक ढांचे को भारतीय संसाधनों के आर्थिक शोषण के अनुकूल बनाया गया। तो हमने देखा कि द्वितीय चरण में किस प्रकार से भारतीयों का दोहन शुरू होता है। भारतीय व्यापारी जो थे वो पूरी तरह से अपना व्यापार छोड़ दिए क्योंकि उस पर अंग्रेज़ों का दबदबा हो गया और अब वे कृषि पर आश्रित होते चले गए, जिसकी वजह से भारत में निरंतर गरीबी बढ़ती चली गई। चलिए अब हम इसके तीसरे चरण को देखेंगे। उपनिवेशवाद का तृतीय चरण 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आरंभ हुआ। इस काल में दूसरे अनेक यूरोपीय देशों में भी औद्योगिकरण हो चुका था और उनमें अब बाज़ारों तथा कच्चे माल एवं खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु आपस में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी। इस प्रकार सभी औद्योगिक देशों के लिए बाजार कम पड़ रहे थे। ब्रिटेन में पूंजीवादी वर्ग ने अपार धन अर्जित किया था, जिसे वे अधिक लाभ हेतु अन्यत्र निवेश करना चाहते थे। वे इसे ब्रिटेन में निवेश नहीं कर सकते थे क्योंकि इससे वहाँ के मजदूर वर्ग को सौदेबाजी करने में प्रोत्साहन मिलता। ऐसी स्थिति में भारत में अनेक अवसर उपलब्ध थे। यह पूरी तरह से ब्रिटिश प्रशासकों के अधीन था तथा यहाँ ब्रिटिशों के हितों के अनुकूल नीतियाँ बनाई जा सकती थी और उसे कार्य रूप दिया जा सकता था। मजदूर तथा कच्चा माल यहाँ आसानी से तथा सस्ते दाम पर उपलब्ध थे। इसलिए ब्रिटिश पूंजीपतियों ने अनेक क्षेत्रों में अपनी पूंजी निवेश करना प्रारंभ किया। आगे देखेंगे। अब ब्रिटिश पूंजी के अंतर्गत अनेक उद्योग धंधे, वित्तीय संस्थानों, बैंकों इत्यादि की स्थापना हुई, लेकिन भारतीयों के लाभ की दृष्टि में रखकर ऐसा नहीं किया गया था। उनकी हालत पूर्ववर्ती दयनीय बनी हुई थी। इन सभी क्षेत्रों से होने वाले समस्त लाभ को ब्रिटेन भेज दिया जाता था। यहाँ तक कि उस लाभ का एक छोटा सा अंश भी भारतीयों के विकास कार्यों पर खर्च नहीं किया जाता था। भारतीयों को इससे मात्र इतना ही लाभ हुआ कि उन्हें काम करने का तथा जीविकोपार्जन करने का अवसर मिला। इस तरह से हमने तीनों चरणों का अध्ययन किया। अब हम उसका निष्कर्ष देखेंगे तो निष्कर्ष में हम पाएंगे कि अध्ययनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद 3 चरणों में विकसित हुआ और प्रत्येक चरण में इसने भारतीय अर्थव्यवस्था का भिन्न भिन्न तरीकों से दोहन किया। प्रारंभ से ही भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश हितों की पूर्ति का साधन बना दिया और अंततः भारत ब्रिटेन के एक ऐसे उपनिवेश के रूप में परिवर्तित हो गया जो ब्रिटिश निर्मित मालों के लिए उचित बाजार तथा ब्रिटेन को कच्चे माल एवं भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराता था। इस तरह से भारत ब्रिटिश निवेशकों के लिए एक सबसे सुरक्षित तथा लाभदायक स्थान सिद्ध हुआ। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।